फ्रिक्शन के चैप्टर में हम लोग का आज का टॉपिक है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में फ्रिक्शन क्या है, कितने तरह का होता है और उसका कॉज क्या है, ये सारी चीज़ की जानकारी हम लोग ले लिए थे। अब उसका मुख्य टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे मुख्य टॉपिक है जहाँ से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, वह है लॉ ऑफ फ्रिक्शन से। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में इसीलिए आज का टॉपिक का हम नाम दे दिए हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो इस लॉ ऑफ फ्रिक्शन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि लॉ पहला कहता है कि फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कहने का मतलब कि अगर ये हमारा सरफेस है और इस पर ऑब्जेक्ट को हम रख दिए हैं और खींच रहे हैं, तो यह जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श सतह। तो कहता है कि स्पर्श सतह के क्षेत्रफल पर वह निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। वो क्षेत्रफल छोटा हो या बड़ा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, यहाँ फिगर में देखिए, हम एक बुक की ही कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बुक है जो इतनी मोटी है, ये है हमारा 3D स्पेस, ठीक है, ठीक है। अब इस बुक को इस सरफेस पर हम रख दें, तो चाहे इस पोर्शन से रखें चाहे इस पोर्शन को उलट के रखें, दोनों का एरिया अलग अलग है, लेकिन इस एरिया से उससे फ्रिक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि बुक को आप ऐसे रख के स्लाइड कीजिए, या उस बुक को ऐसे रख के स्लाइड कीजिए, या उस बुक को ऐसे रख के स्लाइड कीजिए, वह जो ऑब्जेक्ट है अगर सेम है तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर वह डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला जो लॉ कहता है यही कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पहला पॉइंट हो गया कि कभी भी यह नहीं सोचना है कि उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और उसका क्षेत्रफल कम है तो कम लगेगा। अब ऐसा नहीं कि साइकिल का टायर, अगर किसी साइकिल का टायर बहुत मोटा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और पतला है तो कम लगेगा, ऐसा कभी दिमाग में नहीं रखना है। एक लाइन का है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा लॉ कहता है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। यानी कि सरफेस जो है उसका सतह, उसके प्रकृति पर, है ना, कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। हम पहले ही बता चुके हैं, फ्रिक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी अगर सरफेस है, कितना भी चिकना क्यों ना दिखता हो, उस पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर ये जिग जैग पथ दिखता है, चाहे कितना भी शीशा का ही सरफेस क्यों ना हो। अब इसी में किसी में यह जिग जैग ज्यादा हो गया तो यह बन गया रफ सरफेस, और किसी में यह बहुत कम रहा तो बन गया स्मूथ सरफेस। फर्क बस इतना ही है, फ्रिक्शन इसमें भी लगेगा, फ्रिक्शन इसमें भी लगेगा। तो इसी को कहते हैं नेचर ऑफ द सरफेस। इसको रफ नेचर का कहेंगे, इसको स्मूथ नेचर का कहेंगे। तो जो रफ नेचर का है उसका ग्रोव चूंकि ज्यादा है तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, जो स्मूथ नेचर का है तो उसका ग्रोव बहुत छोटा छोटा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो दूसरा पॉइंट वही कहता है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस।
यानी कि चिकना सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, रूखड़ा सबसे है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप डायग्राम से समझिए। ये तीसरा जो रूल है, इसी रूल से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक रफ सरफेस है, इस पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए जिसका मास m है, मान लीजिए मास है m, तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन थर्ड लॉ से यह इस सरफेस पर एक्शन देगा नीचे की तरफ। वह एक्शन क्या होता है, mg, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। mg क्या है, वेट है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो जस्ट यह जो सरफेस है इसको ऊपर के तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया देगा, ये हो गया r। तो ये तो हुआ कि किसी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, उस कंडीशन में यह mg जो है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन लगेगा कैसे, तो इस पर अब हम कोई ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि यही ड्राइविंग फोर्स हो गया F, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स भी कहीं कहीं कहता है। तो अब जैसे ही यह फोर्स लगेगा, इस वस्तु को आगे के तरफ चलाने का प्रयास करेगा या चलाएगा, तो दोनों के एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो हमेशा मोशन का अपोज करेगा। तो ये दोनों के एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, देखो स्मॉल एफ से लिख रहे हैं, यह स्मॉल एफ हो गया फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स यानी कि ऑब्जेक्ट को इधर चलाने का प्रयास करेंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट को इधर खींचने का प्रयास करेंगे तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अब इस रूल में कहता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस पोजीशन में, कब, जब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या मूव करने का प्रयास कर रहा हो, तो यह फ्रिक्शन फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल में होता है, अनुपातिक, समानुपातिक। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे, यह जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है, उसको म्यू लिखते हैं, म्यू r। यही है थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वेयर म्यू जो है वह क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। हिंदी में जो पढ़ता है लड़का वो कहेगा घर्षण गुणांक। यही म्यू बताएगा कि कौन सरफेस कितना रुखड़ा है, कितना चिकना है, यही म्यू बताएगा। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो रुखड़ा सरफेस है, म्यू का वैल्यू कम है मतलब वो चिकना सरफेस है। यही म्यू घर्षण गुणांक होता है। वह हर सरफेस का अलग अलग होता है। एक नेचर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका म्यू एक जैसा होगा, लेकिन जैसे ही नेचर बदल गया, मटेरियल बदल गया, ऑब्जेक्ट बदल गया, तो म्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो यह थर्ड लॉ जो है इसी का एक्सप्लेनेशन हमको आगे के तरफ लेके जाना है, क्योंकि इसी एक्सप्लेनेशन पर अब इस केस में अब दो तीन केस बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस हॉरिजॉन्टल ही हो सके, सरफेस इंक्लाइंड भी हो सकता है। तब अब इसी को हम अलग अलग दो केस में लेकर के चलेंगे। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पर चल रही हो तब, और जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर चल रही हो तब। यही दोनों कंडीशन से अगर आपको
है तो उसमें ये क्वेश्चन बन करके आएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल। तो यह अभी आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन के रूप में यह 3 चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको जान लीजिए। पहला कहता है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जिस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा है कि छोटा है, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, वह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर रूखड़ा सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा, चिकना सरफेस है तो फ्रिक्शन कम। और तीसरा कहता है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को इस सतह पर रख दिए हैं तो ऑब्जेक्ट तो इस सतह पर एक्शन दे रहा है नीचे की तरफ वेट से अपना mg के बराबर, और यह सरफेस इसको रिएक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ r में। तो कहता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी के प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन होता है। तो प्रोपोर्शन का चिन्ह हटा दिए, म्यू इंटू आर, ये म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। अब इसी पार्ट को लेकर के आगे 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग होगा कि जब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, या उस कंडीशन में उस पर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। यही सरफेस अगर ऐसे ना होकर के, ये हॉरिजॉन्टल ना होकर हॉरिजॉन्टल से कुछ ऐसे उठा दिया जाए और इस पर एक ऑब्जेक्ट है ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, उस कंडीशन में उसका फ्रिक्शन क्या होगा, उसका इक्वेशन निकलेगा। और उसी से ऑब्जेक्टिव, उसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेगा। अब इसी में एक जनरल क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को जमीन पर जब हम स्लाइड करते हैं तो उसको खींचना आसान है कि ठेलना आसान है। ये जो कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर 11-12 में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास या 9th क्लास में ये बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सतह पर हम खींच रहे हैं तो खींचना आसान होगा उसको कि ठेलना आसान होगा, तो उसका इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो आगे आज हमको आप बता दिए कि ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, और लॉ ऑफ फ्रिक्शन का जो तीसरा पॉइंट है, इसी तीसरा पॉइंट को आगे एडवांस करना है, उसी से आपका सारा न्यूमेरिकल, सारा ऑब्जेक्टिव, खास करके नीट के एग्जाम में इसी फंक्शन को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा डिराइव करके फॉर्मूला निकलेगा और उसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो आज का ये क्लास बस इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस तरह का बेसिक और डिटेल्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।